इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की The composition of matter is always as mystery to scientists. यानी composition of matter हमेशा साइंसदान देखते थे. Many philosophers and scientists work for the centuries to solve this mystery. तो यानी बहुत से फिलासफरों ने और साइंसदानों ने काम किया बहुत सेंचुरियों पहले और इसको सॉल्व करते थे कि मैटर किससे बना है. तो एक साइंसदान आया, एक ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रेटस. यानी ये एक फिलासफर था डेमोक्रेटस 460 यानी 370 बीसी. फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड दैट ऑल मैटर कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू टिनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. यानी इस ग्रीक फिलासफर ने डेमोक्रेटस जो था उन्होंने सबसे पहले ये बात बता दी कि जो मैटर है जितने भी तमाम मैटर वो क्या है कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन. तो उसको हम यानी ब्रेक कर सकते हैं इनटू टिनी पार्टिकल्स यानी छोटो छोटो टुकड़ों में दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड और उसको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर एक ऐसा स्टेज आए दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड कि वो और डिवाइड न हो जाए, दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एटम. तो उस पार्टिकल को उसने नाम क्या दे दिया, एटम. यानी ये क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने मैटर को क्या किया, ब्रोकन डाउन कर दिया और ब्रोक 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 करके इतने ब्रोकन कर दिए कि दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड कि वो टुकड़ा अब दोबारा यानी और मजीद वो तकसीम नहीं हो सकता था. तो उस पार्टिकल उसने नाम दे दिया, उस पार्टिकल्स को उसने एटम्स नाम दे दिया. तो ब्रैकेट में आप देख ले, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स आटोमस मींस इंडिविजिबल. यानी ग्रीक वर्ड्स में एटम्स कि क्या है, आटोमस है जिसकी मानी क्या है, इंडिविजिबल कि वो मजीद तकसीम नहीं हो रही. तो उसको हमने नाम दे दिया एटम. तो डेमोक्रेटस ने बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने मैटर ले लिया और मैटर के टुकड़े टुकड़े कराते 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 एक ऐसा टुकड़ा बना दिया कि वो मजीद यानी टुकड़ों में तकसीम नहीं होता था. तो उस पार्टिकल को उसने नाम दिया एटम. और एटम्स यानी ग्रीक वर्ड्स का नाम है आटोमस से और इसके मानी है इंडिविजिबल. इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल एंड कंसेप्ट लाइक आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डिटेल. तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल और उसके कंसेप्ट और आइसोटोप्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो थ्योरी भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि उसके साथ किस तरह रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर के. Although the words atom was used in 400 BC, यानी जो एटम्स का जो वर्ड्स था वो 400 BC में डेमोक्रेटस ने पहले लिया था कि इसको हम एटम कहते हैं. तो 400 BC वर्ड में वर्ड्स ऑफ एटम इजाद हुआ. However, no further work, तो इसके बाद यानी और काम उस पे नहीं हुआ, was done until 19th century. 19th century तक तो यानी एटम्स के वर्ड्स पर यानी और जो यानी साइंसदानों ने काम नहीं किया या यो तो वैसा रहा. इट वाज जाल्डांटल. तो एक जाल्डांटल था, कौन सा था, इंग्लिश स्कूल टीचर था. जाल्डांटल कौन था, इंग्लिश स्कूल टीचर था. हु आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कंक्लूडेड दैट ऑल मैटर मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स. तो उस एक्सपेरिमेंट से ये अखस हुआ कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, विच आर लाइक सॉलिड बॉल, जो सॉलिड बॉल की तरह है, एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और उसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते. ही कॉल्ड देम एटम्स. तो उन्होंने उसको एटम कहा. जिस तरह डेमोक्रेटस ने एटम उसको कहा, उसने यानी जॉन डाल्टन ने भी उसको एटम कहा. जो एटम है यानी जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बनकर मैटर बन जाता है. तो उसको यानी सॉलिड बॉल्स की तरह होगा और वो मजीद तकसीम नहीं होगा. तो उसको नाम उसने एटम दे दिया. ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी अंडर द यानी टाइटल. तो उन्होंने यानी थ्योरी प्रेजेंट कर दी ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफर. तो ये एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफर.
द मेन पास्टुलेट उसके जो थे अफजाल डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी 1808 में, यानी जाल डाल्टन ने थ्योरी कब पेश की, यानी पास्टुलेट कब पेश की थी, 1808 में। अगर एमसीक्यूज में आए कि जाल डाल्टन ने पास्टुलेट कब रिप्रेजेंट किए, 1808 में, तो हम एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पास्टुलेट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी जो एटम बना है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम का नाम देते हैं। यानी मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है और उसको हम एटम का नाम देते हैं। नंबर 2, एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, वो मजीद तकसीम नहीं होगा। नंबर 3, एटम कैन neither be created nor be destroyed, तो एटम को हम न बना सकते हैं और न उसको ख़त्म कर सकते हैं। एटम कैन neither be created nor be destroyed, एटम को हम न बना सकते हैं, नया एटम हम तैयार नहीं कर सकते, और न एटम को यानी ख़त्म कर सकते हैं। तो आप केमिकल रिएक्शन में देखे होंगे कि जितने रिएक्टेंट्स में हमने यानी एटम्स लिए हुए हैं प्रोडक्ट्स में, उतने एटम्स हमें मिलेंगे। तो न तो वो इस तरह नहीं हो सकता कि हम H2 और 1/2O2 ले लें और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर आप हाइड्रोजन और गैस लेते हैं तो उससे H2O बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो न एटम को हम बना सकते हैं और न उसको ख़त्म कर सकते हैं। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम एटम को न बना सकते हैं और न ख़त्म कर सकते हैं। जितने भी एटम्स आपने रिएक्शन में लिए हुए हैं यानी रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में, उतने आप एटम मिल सकते हैं, उससे न ज़्यादा न कम और न तब्दील एटम आप यानी कंपाउंड्स में देख सकते हैं। एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, जो एटम्स पार्टिकल्स है यानी पार्टिकुलर एलिमेंट्स है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स है, आर आइडेंटिकल इन साइज, तो उसकी एक साइज है, शेप है, मास है, एंड आल्सो अदर प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज भी उसके मौजूद है। यानी हर एटम की प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, एक एटम्स के और एटम्स के साथ यानी प्रॉपर्टीज तब्दील नहीं हो सकती। अगर हम कार्बन एटम ले लें और ऑक्सीजन गैस के साथ अगर हम उसके साथ एटम के साथ अगर रिलेट करें तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी दोनों के मुख्तलिफ होंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन के मुख्तलिफ होंगे, नियान आर्गान क्रिप्टान के जिनान, और इन एटम्स के यानी शेप, मास और प्रॉपर्टीज, साइज और सब कुछ मुख्तलिफ होगा एक एटम से दूसरे एटम्स के। लेकिन सिमिलर यानी कार्बन के जितने भी एटम होंगे तो वो कार्बन के जो साइज है, मास है और प्रॉपर्टीज वो सेम होंगे। लेकिन ये कहते हैं कि डिफरेंट एटम्स के मास, साइज, शेप और प्रॉपर्टीज एक जैसे नहीं हो सकती। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, यानी उन्होंने बताया कि एटम अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे। तो एक इसी तरह एटम अगर हम लेते हैं या एलिमेंट्स डिफरेंट तो उसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन ए स्मॉल होल नंबर्स रेशियो, अगर हम एटम्स को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो स्मॉल होल नंबर रेशियो के साथ हम उसको लेंगे। यानी 2 हाइड्रोजन गैस लेंगे और 2 ऑक्सीजन गैस अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो यानी हम स्मॉल होल नंबर रेशियो में हम उसको लेंगे, यानी वो ख़ास रेशियो के साथ हम उसको लेते हैं रिएक्टेंट में और फिर उसके साथ हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी उनके रेशियो ख़ास होगी और होल नंबर में होगी। क्या यानी होल नंबर में होगी। हम आधा एटम नहीं ले सकते कि आप कार्बन एटम्स को आधा कर दे और उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, नहीं। यानी कार्बन पूरे एटम्स को आप ले सकते हैं इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो में, यानी आधा एटम्स हम एटम्स को तकसीम नहीं कर सकते। उन्होंने पहले भी बताया कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी स्मॉल होल नंबर में आप उसकी रेशियो लेंगे। All chemical reaction are due to combination or separation of atom, तो हम केमिकल रिएक्शन जितने भी है उनकी कम्बिनेशन भी हम करा सकते हैं और उनकी सेपरेशन
ऑफ एटम भी कर सकते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो जॉन डाल्टन के बाद और साइंसदान आया रदरफोर्ड, और उसने एक्सपेरिमेंट यानी जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की, उसने एक्सपेरिमेंट नहीं कर दिया, और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कराया। तो कब एक्सपेरिमेंट कराया? 1911 में, 1911 सन में रदरफोर्ड परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट की इन द ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है और प्रोटॉन, तो वो एटम में कहाँ मौजूद है। तो रदरफोर्ड ने क्या काम किया? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता दिया, यानी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, प्रोटॉन कहाँ मौजूद है और कहाँ यानी एटम में रहेंगे। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आप उसको कहते हैं। अगर वो क्वेश्चन में बता दिया कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिख दे तो फिर यही लिखेंगे। अगर उन्होंने बता दिया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? रदरफोर्ड ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने इजाद की? रदरफोर्ड ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने इजाद की? रदरफोर्ड ने। तो अगर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने लिख दिया तो फिर आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो फिर तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। Rutherford performs an experiment to determine the internal structure of the atom in 1911, यानी उन्होंने लिखे हुआ है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता दिया 1911 में। 1911 में उन्होंने एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर बता दी। फॉर दिस पर्पज ही यूज, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल की? उनके लिए तीन गोल्ड फाइल, एक तीन गोल्ड फाइल इस्तेमाल की। कितना? 0.00004 सेंटीमीटर, यानी इतना कम शीट गोल्ड फाइल उसने इस्तेमाल की। इतनी तीन थी, 0.0004 सेंटीमीटर गोल्ड फाइल उसने ले ली। द गोल्ड फाइल was surrounded by the photographic plate, तो गोल्ड फाइल के सराउंडेड इर्द गिर्द उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। और जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन टू डिटेक्ट द पार्टिकल्स एमिटिंग फ्रॉम द रेडिएशन, तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या काम करती थी? यानी उन्होंने इर्द गिर्द गोल्ड के फाइल के साथ फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। इर्द गिर्द गोल्ड फाइल में उसने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, या जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो किससे बनी थी? जिंक सल्फेट से। वो फोटोग्राफिक प्लेट किससे बनी थी? जिंक सल्फेट, या उसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। टू डिटेक्ट, वो क्या काम करती थी? टू डिटेक्ट द पार्टिकल्स इमिटिंग फ्रॉम द रेडिएशन, और उन पर ये एक स्क्रीन था जो पार्टिकल्स इमिट होते थे रेडिएशन, वो उस पर देखे जाते थे। ही बम्बार्ड द गोल्ड फाइल, उसने बम्बार्ड किए गोल्ड फाइल पर, गोल्ड फाइल पर बम्बार्ड कर दिए। किसे? अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। कितने? यानी 20,000 पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गोल्ड फाइल पर। फ्रॉम ए रेडिएक्टिव सोर्सेज, एक रेडिएक्टिव सोर्सेज उन्होंने लिया हुआ था। कौन सा था रेडिएक्टिव रिसोर्सेज? प्लूटोनियम मेटल। तो प्लूटोनियम मेटल से रेडिएशन खारिज होती है और अल्फा निकलते हैं, तो उन्होंने यानी प्लूटोनियम मेटल ले लिया और 2000 पार्टिकल्स उन पर छोड़ दिए, 20,000 पार्टिकल्स उन पर छोड़ दिए। ही एब्जॉर्ब दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यानी 19,990 पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, यानी उन्होंने 20,000 प्लूटोनियम मेटल के जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बम्बार्ड किए गोल्ड फाइल पर। तो गोल्ड फाइल से जो अल्फा पार्टिकल थे 19,990 पास हुए गोल्ड फाइल से विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इट शोज that most of volume occupied by the atom is empty, तो इससे ये शो हुआ
कि जो एटम्स की वॉल्यूम है वो ज़्यादातर क्या है, खाली है, यानी एटम की जो ज़्यादा वॉल्यूम है वो क्या है, खाली है। सम अल्फा पार्टिकल्स, और उनमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स यानी 10 बच गए तो 10 में 8 क्या हुए, वर डिफ्लेक्टेड टू द स्मॉल एंगल, यानी 8 स्मॉलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। ओनली फ्यू टू वर बोकेंड बैक एट द ओरिजिनल वे, और सिर्फ दो वेव्स अल्फा पार्टिकल्स यानी वापस आए, सिर्फ दो, 20,000 में सिर्फ दो वापस आए ओरिजिनल वे पर। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एन एटम कंटेन्स ए पॉजिटिव प्रोटॉन्स, के रदरफोर्ड ने यह अखज़ किया कि एटम में एक पॉजिटिव प्रोटॉन्स मौजूद है। आई दिस मीन्स न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम, और उसको पॉजिटिव चार्ज को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद है। सो अल्फा पार्टिकल्स पासिंग नियर द प्रोटॉन्स, जब अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन के साथ नज़दीक यानी गुजरे, वर रिपेल्ड, तो उन्होंने उनको रिपेल्ड कर दिया। बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर यानी पॉजिटिवली चार्ज है, और वो पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस के साथ अगर नज़दीक गुजरे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, एंड सिमिलर चार्ज रिपेल एच अदर, और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब प्रोटॉन के नज़दीक अल्फा पार्टिकल्स आए तो वो डिफ्लेक्ट हुए, या स्मॉल एंगल पर वो क्या हुए यानी डिफ्लेक्टेड हुए, या बिल्कुल यानी वापस आए दो अल्फा पार्टिकल, क्योंकि एक किस्म यानी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स भी पर पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है यानी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। तो उन्होंने शेल नहीं बताई हुए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो एटम की स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और उनमें यानी प्रोटॉन्स मौजूद होंगे और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। इफ अल्फा पार्टिकल पास वेरी क्लोजली टू न्यूक्लियस, अगर अल्फा पार्टिकल्स यानी न्यूक्लियस के नजदीक गुजरे, दे डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, तो उसकी डिफ्लेक्ट ऑफ एंगल क्या होगी, लार्ज होगी, क्योंकि पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अगर न्यूक्लियस के नज़दीक गुजरेंगे अल्फा पार्टिकल्स तो यानी लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्टेड होंगे। सिमिलरली इफ दे डू नॉट पास क्लोजली टू न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के साथ नज़दीक नहीं गुजरे अल्फा पार्टिकल, दे आइदर गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल एंगल, यानी वो यानी डिफ्लेक्ट होंगे लेकिन स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होंगे, और डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एट ऑल, या वो बिल्कुल यानी डिफ्लेक्टेड भी नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंक्लूजन, यानी इस बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकल आई ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट से, ही प्रोपोज्ड ए न्यू मॉडल ऑफ एटम, उसने एक न्यू मॉडल ऑफ एटम पेश की, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेनेटरी मॉडल, यानी उसने प्लेनेटरी मॉडल उसको कहे। सिमिलरली टू द सोलर सिस्टम, यानी उसने सोलर सिस्टम के साथ उसको सिमिलर किया कि जिस तरह सोलर सिस्टम है इसी तरह मॉडल ऑफ एटम भी उसी तरह होगा। तो इस वजह से उसने नाम दिया प्लेनेटरी मॉडल, उसने इसलिए नाम दिया प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल क्या है, विच पुट ऑल प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यानी जो प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, एंड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी अराउंड जमा होंगे, लाइक यानी प्लैनेट्स अराउंड द सन, जिस तरह के सन के इर्द गिर्द क्या यानी सियारे मौजूद है। तो इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जिस तरह के सन के इर्द गिर्द क्या है यानी जो प्लैनेट सियारे मौजूद हैं। तो ये ग्राफ है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, यानी लीड कंटेनर में उसने प्लूटोनियम रेडिएक्टिव एलिमेंट्स बंद कर दी, तो उसमें एक सुराख कर दी
और सुराख को गोल्ड फाइल पर यानी उस पर यानी जो अल्फा पार्टिकल्स थी गोल्ड फाइल पर अटैक की और गोल्ड फाइल के इर्द गिर्द उन्होंने जिंक सल्फेट की प्लेट लगी थी जिसको हम यानी फ्लोरेसेंट प्लेट या फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं, जो यानी अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, तो उसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो किससे बना है, जिंक सल्फेट से, और अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। और ये गोल्ड फाइल है, 3 गोल्ड फाइल जो तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यानी ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो यानी सीधर गुजर गए, और जो यानी 10 पार्टिकल्स थे 10 में 8 क्या हुए यानी डिफ्लेक्टेड हुए, जो न्यूक्लियस के नजदीक गुजरे, और जो 2 थे वो क्या हो गए यानी बैक टू द बुकएंड हुए यानी वापस आए। तो न्यूक्लियस के जो साइज उसने बता दी वो हम पोस्टुलेट में देखेंगे। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसको कहा जाता है, इसको डिस्कवरी, क्योंकि उसने न्यूक्लियस इजाद की कि एटम में न्यूक्लियस मौजूद है और उसमें प्रोटॉन होती हैं जो दरमियान में एटम के मौजूद होती है। मेन पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, एटम consist of positively charged central portion called nucleus, यानी एटम में पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है जो सेंटर में है यानी दरमियान में है, दरमियान पोर्शन में, उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे जो दरमियान में पाए जाते हैं एटम के और पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको नाम दिया न्यूक्लियस। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द विद हाई स्पीड, एक हाई स्पीड के जरिए, जस्ट लाइक ए प्लैनेट अराउंड द सन, जिस तरह के सन के इर्द गिर्द सियारे जिस तरह तेजी के साथ घूमते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तेजी के साथ। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो अगर इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स द न्यूक्लियस, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस की, an electron provided centripetal force to the electron, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम यानी उसके एटम के सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलेंगे, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नंबर 4, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है बनिस्बत एटम की। एंड मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी, और एटम में जो ज्यादातर वॉल्यूम खाली है यानी एम्प्टी है, यानी ज्यादातर हिस्सा एटम में खाली है, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है बनिस्बत एटम की। एटम इज ए न्यूट्रल, एटम क्या है, न्यूट्रल है, क्यों, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दोनों को कैंसिल करेंगे और न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस की मास होगी और एनर्जी भी होगी, तो एटम में जो मास है वो किसकी है, न्यूक्लियस की है, तो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर मास, यानी जितनी भी एटम की मास है वो न्यूक्लियस की वजह है, यानी न्यूक्लियस भारी होता है इस वजह से पूरे एटम की मास होती है, और ज्यादातर एनर्जी न्यूक्लियस में मौजूद होती है। एनर्जी ऑफ द एटम, तो न्यूक्लियस क्या है, एनर्जी ऑफ द एटम है और मास भी है, तो न्यूक्लियस में
यानी जो पूरा आइटम है उसकी डिपेंड्स होती है न्यूक्लियस पर, क्योंकि न्यूक्लियस की मास होती है और एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आईटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट की थी, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रोपोज्ड ए मॉडल ऑफ एटम, तो उन्होंने यानी मॉडल ऑफ एटम पेश की। दिस सजेशन रिमेन अनचैलेंज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टाइम के लिए उन्हों के जो एक्सपेरिमेंट थे किसने चैलेंज नहीं की। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, लेकिन इस मॉडल ऑफ एटम ने यानी ये एक्सप्लेन नहीं की कि एटम क्या है, स्टेबल है। एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, और जो स्पेक्ट्रम देती है वो लाइन स्पेक्ट्रम में होती है, तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं की, यानी ये एक्सप्लेन नहीं की कि एटम स्टेबल है और लाइन स्पेक्ट्रम देती है। तो ये रदरफोर्ड की क्या थी, लिमिनेशन थी, डिफेक्ट थी। Bohr lipids or the deflected by the using quantum theory of radiation that was proposed by the Max Planck, यानी बोहर ने फिर ये डिफेक्ट पेश की, इस्तेमाल क्वांटम थ्योरी उन्होंने इस्तेमाल की, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो किसने प्रपोज की थी, मैक्स प्लंक ने। मैक्स प्लंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पेश की, तो रदरफोर्ड यानी बोहर ने वो बता दी। बोहर ने फिर क्या बता दी कि बोहर एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है नाइसली द स्टेबल यानी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, के एटम क्या है, स्टेबल है। एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाई एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, और जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देती है। डेवलपमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन हाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट नो, तो बोर एटॉमिक मॉडल ने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और इंटरप्रिटेशन किया ऑफ द रिजल्ट के लिए एक्सपेरिमेंट में। एंड अदर साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू द फार्मूलेट, और साइंसदानों ने यानी जो केमियादान थे फार्मूलेट यानी फार्मूले पेश की, न्यू एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरीज और थ्योरी भी पेश किए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो कौन से डिफेक्ट थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो पहला उन्होंने लिखा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल्स और द सोलर सिस्टम, यानी रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को किसके साथ तशबीह दी, सोलर सिस्टम के साथ। जिस तरह के सन के इर्द गिर्द सियारे घूमते हैं, इसी तरह उन्होंने एटम को भी सोलर सिस्टम की तरह यानी पेश की। इट हैज़ द फॉलोइंग डिफेक्ट, तो फॉलोइंग डिफेक्ट्स हो सकती है, तो वो सोलर सिस्टम की तरह नहीं है, एटम सोलर सिस्टम की तरह नहीं है, तो ये उसकी डिफेक्ट थी। नंबर 1, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल is based on the law of motion, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किसके बेस की था, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल के, which are applicable to the neutral body, उन्होंने ये न्यूट्रल बॉडी के लिए यानी एक्सप्लेन की थी। एंड डू नॉट द चार्ज बॉडीज, और चार्ज बॉडीज ने उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, यानी लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल सिर्फ न्यूट्रल बॉडी के लिए थी, चार्ज बॉडी के लिए उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। नंबर 2 पर उसकी डिफेक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, जो मैक्सवेल थ्योरी है वो क्या है, यानी उन्होंने किस तरह पेश किया, रदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन आर चार्ज बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज है जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है, एंड शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, और वो एनर्जी खारिज करती है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी खारिज करती है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन यानी गर्दिश करेगी सर्कुलर पाथ में, एंड अल्टीमेटली फॉल इन द न्यूक्लियस, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। हाउएवर इट डज नॉट हैपन, लेकिन इसी तरह नहीं होता। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडीज है जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है और कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करती है कंटिन्यूसली, और इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव करती है तो यानी एनर्जी को खारिज करेगी और आखिरकार में एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ये एटम्स की, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। हाउ एवर इट डज नॉट हैपन, लेकिन इसी तरह नहीं है। नंबर 2 और नंबर 3 एक जैसा है। इफ द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंटिन्यूसली रेडिएट करती है, देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा विल बी ऑब्टेन्ड
बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज obtained. ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करती है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन इसी तरह नहीं है, यानी वो लाइन स्पेक्ट्रम देती है। एटम क्या देती है? लाइन स्पेक्ट्रम देती है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करेगी, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम आता है। It does not provide any explanation about the chemical properties of an elements. यानी उन्होंने ये भी explanation नहीं की कि chemical properties of elements किस तरह होंगे, तो हर एटम्स के मुख्तलिफ chemical properties होंगे। तो ये रदरफोर्ड की जो यानी एक्सपेरिमेंट थी, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये आखिरकार अगर एनर्जी खारिज करती है कंटिन्यूस फॉर्म में तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर है ये उन्होंने बताई। के बाद तीसरा हम पढ़ेंगे नील बोर को। पहले हम जॉन डाल्टन, फिर रदरफोर्ड, अब नील बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। ये 1913 यानी रदरफोर्ड 1911 और नील बोर 1913 की एक्सपेरिमेंट की। नील बोर प्रेजेंटेड ए न्यू एटॉमिक थ्योरी। नील बोर ने यानी न्यू एटॉमिक थ्योरी पेश की टू ओवरकम द डिफेक्टेड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने यानी डिफेक्ट निकाली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। बोर कंसीडर हाइड्रोजन एटम एज ए मॉडल। तो बोर ने एज ए मॉडल कौन सा एटम लिया? हाइड्रोजन एटम। यानी रदरफोर्ड नील बोर ने मॉडल के थ्रू हाइड्रोजन एटम लिया। द एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल पेश की तो दर्जझेल एजम्पशन है। नंबर 1, electron are revolving around the nucleus in one of the fixed circular path called shell or orbit. यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, यानी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होंगे जिसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, और जो ऑर्बिट होती है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, यानी फिक्स्ड होगी उसकी एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, और उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। नील बोर ने क्या कहा? अगर ये न्यूक्लियस है एटम की, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमेगा फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह घूमेगा फिक्स्ड ऑर्बिट में। किस तरह? फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो फिक्स्ड ऑर्बिट को उसने क्या नाम दिया? ऑर्बिट उसको कहते हैं, शेल भी कहते हैं, या एनर्जी लेवल, तीनों आप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से गिर्द घूमेगा और एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के थ्रू घूमेगा, उसको उसने नाम दिया शेल ऑर्बिट, और उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी और उसको यानी एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। नंबर 2, the energy of the electron is in orbit is proportional to its distance from the nucleus. यानी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिट प्रोपोर्शनल होगी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से कितना दूर है या नजदीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस न्यूक्लियस की क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, तो ये न्यूक्लियस के क्या है? प्रोपोर्शनल है। The energy of electron in orbit is proportional to the distance, यानी प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमती हैं तो प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस की। द फर्दर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं द हायर विल बी द एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बढ़ेंगे। अगर शेल बढ़ते हैं यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शेल बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी
बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह। As long as electrons are revolving around the nucleus in fixed circular orbit, they do not gain or lose energy. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट में, तो वो न तो एनर्जी को गेन करेगा और न लॉस करेगा। आई दिस मीन्स, यानी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड, यानी एनर्जी क्या होगी, एक ऑर्बिट की फिक्स्ड होगी, यानी इस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, इसकी भी एनर्जी फिक्स्ड, और इसकी, यानी इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी अगर प्रोपोर्शनल है, यानी न्यूक्लियस से जितना भी दूर होगा उतनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये फिक्स्ड एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की, न ज्यादा होगी न कम होंगी, यानी वो फिक्स्ड होंगी, एक जैसी। When the electron jump from higher energy orbit to the lower energy orbit, अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेंगे तो वो एनर्जी को लॉस करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यानी हायर ऑर्बिट में जंप करेंगे तो ये एनर्जी को गेन करेंगे। When electron jump from higher energy orbit to the lower orbit, it radiate energy, तो एनर्जी को लॉस करेंगे। एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, अगर लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो हायर एनर्जी ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज गिवन बाय डेल्टा ई, क्या है, चेंज है, E2 माइनस E1। तो E2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल है, और E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, और ये किसके बराबर है, hv के बराबर। तो h क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट, h क्या है, प्लंक कांस्टेंट है, v फ्रीक्वेंसी है, E1 क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, यानी फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट को E1 और सेकंड को E2 कहा। E2 हायर एनर्जी ऑर्बिट जो हायर में होती है, जो दूसरा शेल होती है, और डेल्टा ई क्या शो करती है, एनर्जी डिफरेंस चेंज। Number 5, electron can rest in any one of the orbit and cannot stay between them. ये कहती हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी खास ऑर्बिट में मौजूद होगा, वो ऑर्बिटों के दरमियान नहीं रह सकता। यानी ये कहती हैं कि इलेक्ट्रॉन खास ऑर्बिट में होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड, ये थर्ड, तो इलेक्ट्रॉन यानी दरमियान में नहीं हो सकता, यानी इलेक्ट्रॉन दरमियान में नहीं घूम सकता, वो खास ऑर्बिट में घूमेगा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रेस्ट इन या एनी वन ऑफ द ऑर्बिट, खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम, और उनके दरमियान नहीं, या तो इस शेल में जाएगा या इससे इस शेल में, या इससे इस शेल में, यानी दरमियान में वो नहीं रह सकता। एंगुलर मोमेंटम के क्या है, एम वी आर, एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, आर क्या है, रेडियस है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल किसके है, h बटा 2 पाई, किसके बराबर है, h बटा 2 पाई के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, h बटा 2 पाई, और n क्या जाहिर करेंगे, नंबर ऑफ शेल, n क्या जाहिर करेंगे, नंबर ऑफ शेल को जाहिर करेंगे। तो आप देखें, यानी ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, तो इलेक्ट्रॉन की मास होगी और इसकी यानी फ्रीक्वेंसी होगी, और न्यूक्लियस से उसकी रेडियस भी होगी, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। जो h2 पाई है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आप कांस्टेंट रखेंगे। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए है तो इनके साथ 1 लगाएंगे, अगर 2 के लिए है दूसरे शेल के लिए तो उसके साथ 2 लगाएंगे, यानी 2 के साथ, यानी 2 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो n क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल पहले के लिए आप यानी जो एनर्जी है वो मालूम करते हैं या एंगुलर मोमेंटम मालूम करते हैं, तो पहले शेल के लिए क्या होगा, n1 होगा, दूसरे शेल के लिए n की जगह हम 2 लगाएंगे, तीसरे शेल के लिए हम n की जगह 3 लगाएंगे। तो n क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ शेल, और ये h2 पाई क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है।
तो ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप नंबर ऑफ शेल को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किस शेल के लिए आप मालूम करते हैं तो उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम और सफ़े पर पढ़ेंगे वेयर। तो हम फार्मूला जो हमने पढ़ा वो हम देखते हैं। एन क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ शेल। एन क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ शेल के फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। और जो H2 पाई है ये तो कांस्टेंट है। और हम फर्स्ट शेल के लिए अगर निकालेंगे तो 1 लिखेंगे n की जगह, और अगर सेकंड के लिए तो n की जगह हम 2 लिखेंगे, और अगर थर्ड के लिए तो हम क्या लिखेंगे 3। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यानी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होगा, ऑर्बिटों के दरमियान में वो नहीं रह सकता। तो हम यानी n की जगह 1.5 नहीं लिख सकते कि वो यानी इस ऑर्बिट में आधा और इस ऑर्बिट, इस तरह नहीं, या 1 लिखेंगे या 2 या 3 इसी तरह। यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी दो ऑर्बिटों के दरमियान नहीं रह सकता, एक ऑर्बिट में होंगे, या हायर में या लोअर में। तो एन क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ शेल के कौन सा शेल के लिए आप मालूम करते हैं तो आप एन की जगह उस शेल की वैल्यू पुट कर दे, दूसरे के लिए तो दूसरा, तीसरे के लिए करते हैं तो तीसरा, चौथा, इस तरह। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम शो करेंगे। वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी होंगी जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती है। और रेडियस, तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान एक रेडियस भी होगा, यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के गिर्द तो उसके एक रेडियस भी होगी, यानी इसकी रेडियस कम है, दूसरे शेल की रेडियस ज्यादा है, तीसरे शेल की रेडियस क्या है, ज्यादा है। एंड एच क्या है, प्लंक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितना है, 6.6262 ज़रब 10 की ताकत -34 जोल सेकेंड्स। जोल सेकेंड्स, आप जोल पर सेकेंड नहीं बता दे, यानी जोल सेकेंड्स है, जोल के साथ सेकेंड क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये उन्होंने एक एटम बनाया हुआ है, ये उसकी क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो फर्स्ट शेल के लिए उन्होंने नाम दिया के, सेकंड के लिए एल, थर्ड के लिए एम, और फोर्थ के लिए एन, इसी तरह। तो इस ऑर्बिट को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल और शेल भी कहते हैं। इस ऑर्बिटों को हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल या शेल। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर है। द ऑर्बिट डिफाइंड बोर आल्सो कॉल्ड शेल, यानी बोर ने ऑर्बिट को क्या नाम दिया, शेल या एनर्जी लेवल। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट्स, तो उन्होंने जो शेल थे उन्होंने उसको अल्फाबेट में बता दे कि फर्स्ट को आप के कहे, सेकंड को आप एल, तीसरे को आप एम, और चौथे को आप एन, एंड सो ऑन, और इसी तरह। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द के शेल, यानी इलेक्ट्रॉन के शेल में मौजूद होंगे, यानी के शेल में कितनी आती है वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के शेल में होंगे या एल शेल में होंगे या एम शेल में। तो के शेल क्या शो करेंगे कि वो फर्स्ट शेल है, हैव लीस्ट एनर्जी, और उसकी एनर्जी भी कम होंगी, एंड नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के नज़दीक होगी, यानी के शेल न्यूक्लियस के नज़दीक होगी और उसकी एनर्जी भी कम होंगी। एल क्या शो करेंगे, एल क्या शो करेंगे कि सेकेंड शेल है, इट इज द नेक्स्ट शेल विच इज हायर एनर्जी देन के शेल, एंड सो ऑन। तो यानी एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा होगी, एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा होगी। ये कहते हैं कि द नेक्स्ट शेल विल हायर इन द एनर्जी देन के शेल, के शेल की एनर्जी कम होगी बनिस्बत एल शेल की, एंड सो ऑन, और इसी तरह आप अगले शेल की तरफ बढ़ते रहेंगे और एनर्जी भी बढ़ती रहेंगी।